नमस्कार बच्चों। आज हम कुमार भारती कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। डिनर। डिनर अर्थात रात्रि का भोजन। बच्चों, हमें पता है कि हम दिन में 3 समय कुछ न कुछ आहार ग्रहण करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात्रि का जो भोजन हम करते हैं उसे डिनर कहते हैं। इस डिनर पाठ के लेखक का नाम है श्री गजेंद्र रावत जी। गजेंद्र रावत जी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इनका जन्म 1958 पौड़ी उत्तराखंड में हुआ है। गजेंद्र रावत जी हिंदी के एक चर्चित रचनाकार हैं। आपकी कहानियों में दैनिक अनुभवों के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। आपकी कहानियां नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। प्रमुख कृतियां हैं आपकी बारिश, ठंड और वह, धुआं धुआं तथा अन्य कहानियां। इस पाठ में पात्र परिचय दूंगी। उर्वी कहानी की मुख्य पात्र नायिका हैं। अनुराग उर्मी के पति, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। उर्मी के 2 बच्चे, सैफी और छोटा बेटा। इस पाठ के विषय के बारे में जानकारी देखेंगे। वर्तमान भागदौड़ भरी जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। आधुनिक जीवन शैली की रोजमर्रा की परेशानियों को दर्शाया गया है। जिम्मेदारियों के बीच संघर्षरत महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उभारने की कोशिश की गई है। पुरुष प्रधान परिवार व्यवस्था की परिपाटी को दिखाया गया है। आधुनिक युग में भी पत्नी से परंपरागत अपेक्षाएं की गई हैं। कथा वस्तु में हम देखेंगे कि नारी के जीवन संघर्ष एवं उससे परिवार समाज की अपेक्षाएं दर्शाई गई हैं। पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू तो सबको चाहिए, साथ ही उनको यह भी इच्छा होती है कि वह घर का भी कार्य करे। कहानीकार ने कहानी में यह स्पष्ट किया है कि घर के काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी पुरुषों की भी उतनी ही है जितनी एक महिला की। उर्मी के माध्यम से एक कामकाजी महिला के मन स्थिति को बहुत ही बखूबी गजेंद्र रावत जी ने दर्शाया है। उर्मी ऑफिस से निकल चुकी है। बारिश होकर अभी थमी है। उर्मी के पास 2 बैग झूल रहे हैं और आगे एक बड़ा पोली बैग टंगा हुआ है। वह ऑटो खोज रही थी। कभी कोई ऑटो दिखाई देता, पर हाथ देने पर भी वह नहीं रुक रहा था। रोहिणी जाने के नाम से वे बिदक जाते थे। वह बहुतों से पूछ चुकी थी। इन ना की आशंका से उसका दिल धड़कने लगा था और अब उसकी ताकत समाप्त होने लगी थी। अब जब रिक्शा चाहिए तो उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था। जब ना चाहिए होता है तो बहुत रिक्शे दिखाई दे जाते हैं। इतना तो दिन भर के काम से नहीं थकी थी जितना इस समय वह ऑटो करने में थक रही है। उसकी टांगे जैसे टूटने लगी थी। रही सही ताकत भी समाप्त होने लगी थी। वह बच्ची बचाती किसी प्रकार से सड़क पार कर पैदल ही चलने लगती है। पैर घसीटते घसीटते इसी ऊहापोह में पंचकुइया के और अधिक व्यस्त चौराहे तक आती है कि शायद उसे वहां कोई ऑटो मिल जाएगा। लेकिन अब वह इतना ज्यादा थक गई है कि वह फुटपाथ की रेलिंग पर पीठ टिकाकर खड़ी हो जाती है। गहरी सांस लेती है और आंखें मूंद लेती है, मगर अभी भी उसे रिक्शा प्राप्त नहीं हो पाया है। चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर चुका था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी। इनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे अर्थात कीड़े जमा हो रहे थे और वह
ऑटो की तलाश में थी। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति ऑटो लेकर आता है और वह झट ऑटो में बैठ जाती है और बूढ़ा जो है उसे लेकर चल पड़ता है। आगे की कहानी बताने से पूर्व मैं बूढ़े के बारे में आपको जानकारी दूंगी। बूढ़े की पैंट का पोंचा घुटने तक उल्टा हुआ था। उसके घुटने के थोड़ा नीचे रगड़ का निशान बना हुआ था। वैसे तो वह अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी कमर स्थायी तौर से झुकी थी। सिर के सन से बाल बिना कंघी के फैले हुए थे। चेहरा का रंग जो है गोरा था, लेकिन धूल और मैल की वजह से एक चिपचिपी परत चढ़ गई थी। उर्मी तीनों बैग सीट के पीछे रखकर हाथ में मोबाइल और छोटा सा पर्स लिए चुपचाप बैठ जाती है। मार्ग में बूढ़ा उर्मी से कुछ प्रश्न करता है। उर्मी की सहमति पर वह पूछता है कि पुत्र, आप कहीं काम करती हो? जब उर्मी अखबार में बताती है तो बूढ़ा थोड़ा हैरान होता है उर्मी की इस अजीब नौकरी पर। उर्मी के इस अजीब नौकरी के बारे में वो सोच ही रहा है कि अचानक चलते चलते अजीब सी ध्वनि होती है और ऑटो बंद हो जाता है। ऑटो के रुकते ही 10 मिनट के अंदर ही उर्मी पसीना पसीना हो जाती है। वह सामान ऑटो में छोड़कर बूढ़े के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ऑटो वाला लगभग 40 साल की उम्र का है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस अवस्था में भी वह कार्य क्यों कर रहा है। वह आदतन प्रश्न पूछ बैठती है। इस दौरान उर्मी का घर से फोन भी आता है, उसके पति का। वह बताती है कि वह शास्त्री नगर में है और उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया है। कुछ समय के बाद किसी प्रकार आशा निराशा के बाद ऑटो स्टार्ट हो ही जाता है। ऑटो को स्टार्ट होते ही देख जल्दी से उछलकर पिछली सीट पर बैठ जाती है। बूढ़ा ऑटो चलाते हुए उर्मी को बताता है कि उसे 2 लड़के हैं। पहला शादी होते ही अलग हो गया था, दूसरा और चालाक निकला। एक प्लॉट था, उसे बिकते ही बूढ़े को अकेला छोड़कर चला गया था। बूढ़े की घरवाली को मरे 4 साल हो गए थे। बस बेटी थी उर्मी के उम्र की, वही हफ्ते 15 दिन में आ जाती थी। यह बताते हुए बूढ़े की ऊर्जा जैसे समाप्त हो जाती है। उर्मी सोचती है कि इस अवस्था में भी वह किस प्रकार से काम कर रहा है। तो कवि जी लेखक ने इस तरह के मुद्दों को भी उठाने का प्रयास किया है कि आज समाज में व्याप्त बुराइयों को देखें तो माँ बाप कितने भी बच्चे हों उन्हें पाल लेते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को बच्चे नहीं पाल पाते हैं। इस अवस्था में भी वह बूढ़ा अपनी जीविका कमाने के लिए प्रयासरत है और बच्चों को माँ बाप की कोई भी फिक्र नहीं है। बूढ़ा फिर धीरे से बोलता है कि वह उसके किस्मत का ही दोष है, वह बच्चों को नहीं दोष देता है। वह 10 साल का था तब लाहौर से दिल्ली आ गया था अपने पिताजी के साथ। वह यह बताता है उर्मी को। अचानक तेज आवाज के साथ ऑटो फिर से रुक जाता है और इस प्रकार फिर ऑटो खराब हो जाता है। बूढ़ा आगे से प्लग, पाना, जैक और स्टेपनी निकालता है और फिर से जैक लगाने लगता है। उर्मी के मन में ऊहापोह चल रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि बच्चे तो मेरे जिम्मे ही मानकर चलते हैं, घर पे कुछ भी काम नहीं हुआ होगा, घर पे जाकर मुझे सब काम करना होगा। अच्छा, यही सब वह सोच रही होती है, तभी अचानक उसके पति का फोन आता है और तरह तरह के प्रश्नों की बौछार होने लगती है।
कि कोई दूसरा रिक्शा कर लो, छोड़ दो, किसी बूढ़े का साक्षात्कार ले रही हो, तुम्हें मौका मिल गया है। इस प्रकार अचानक पति का फोन आना और तरह तरह के ताने देना शुरू हो चुका था। उर्मी ने भी निर्णय कर लिया था कि वह दूसरा रिक्शा करेगी। वह सामने दूसरे ऑटो पर भी नजर लगाए हुए थी। पर्स में से 50 रुपया निकालकर अपने मुट्ठी में दबाए हुए थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बूढ़ा बताता है कि अब रिक्शा ठीक हो गया है। इस दौरान उर्मी की मनस्थिति को देखकर बूढ़ा पूछता है कि लगता है आपको छोटा बच्चा है। उर्मी ने हाँ में जवाब दिया और इस दौरान ऑटो ठीक हो जाता है। ऑटो फिर से दौड़ते ट्रैफिक में शामिल हो जाता है। उर्मी का मन घर पर ही लगा हुआ है। अनुराग उनसे पूछेंगे क्या कहूंगी। यही नहीं, ये नहीं कि वो सब्जी काट के रखें, दाल धोकर रखें, गैस पर चढ़ा दें। दिन भर तो आराम किया है, अब मैं दिन भर थक कर घर जाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं सबको खिलाऊंगी। इस प्रकार के ऊहापोह से वह ग्रसित है। पूरे रास्ते इसी ख्यालों में वह खोई हुई है। ऑटो बिल्डिंग के नीचे रुकता है। बूढ़े को पैसे देकर वह सामान को पहले की तरह समेट भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सोचने लगी, 10 से ऊपर का टाइम हो गया है। 3 भूखे प्राणी घर में विचरण कर रहे होंगे। उनके लिए अपने लिए खाना बनाना क्या मुसीबत है। सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और दफ्तर, कैसे होगा ये सब। क्या उनके बस का कुछ भी नहीं है। मैं भी तो जॉब करती हूँ। ये तो 3 महीने से घर पर ही है। मेहनत तो मेरे काम में भी ज्यादा है। वह दरवाजे तक पहुंच जाती है और बेल दबाकर दीवार से सिर टिकाकर खड़ी हो जाती है। दरवाजा खुलता है। वे तीनों एक साथ ही उदास चेहरे लिए दरवाजे पर खड़े थे। छोटा दौड़कर उससे उर्मी से लिपट जाता है और कहता है कि मम्मा भूख लगी है। यह शब्द सुनकर उर्मी के बदन में जैसे आग लग जाती है और मन ही मन बुदबुदाती है कि दिन भर से ये घर पर बैठे हैं, क्या ये बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते थे। इस तरह से सोचते सोचते वह रसोई की ओर देखती है और उधर की तरफ चल पड़ती है। पति से अपने पूछती है। पति जो है वो उठते भी नहीं हैं और बैठे बैठे इशारा करते हैं और यह बताते हैं कि हम सब बेडरूम में ही थे, सीरियल देख रहे थे, इसलिए वहां नहीं गए, हमने लाइट नहीं जलाया। क्योंकि उर्मी ने यह प्रश्न पूछा था कि लाइट क्यों नहीं जली हुई है। अनुराग के साथ खड़ी बेटी सैफी ने कहा, चलो ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर खाना पकाती हूँ। इस प्रकार वह लोग सीरियल देख रहे हैं और उर्मी जो है रसोई की तरफ चल पड़ती है। एप्रन पहनकर फ्रिज से सब्जियां निकालकर स्लैब पर रखते हुए खींच से बोलती है, चाकू कहाँ है। डाइनिंग टेबल पर होगा। बेडरूम से अनुराग की आवाज आती है। इनसे छोटी मोटी मदद भी नहीं होती। यह विचार उसके मन में आता है और झल्लाहट भी होती है। वह पैर पटकते हुए डाइनिंग टेबल तक पहुंचती है। यहाँ कहाँ रख दिया अंधेरे में, कोई चीज जगह पर नहीं मिलती। वह बड़बड़ाती है और दीवार तक पहुंचकर लाइट का बटन दबा देती है। रोशनी होते ही उसने टेबल पर देखा तो वह भौचक्की रह जाती है। वहां खाना बना रखा हुआ था, डोंगा, सब्जी और कैसरॉल। उसने जल्दी से डोंगे का ढक्कन हटाया और देखकर ढक दिया। इस सीन को लाइव देखने के लिए वे तीनों बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो गए थे। उन्हें पास देखकर उर्मी बुरी तरह झेप गई थी और हथेलियों से मुंह छिपाती हुई दुबक कर बैठ गई थी। वे इस प्रकार तीनों जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाते हुए घेर लेते हैं और छोटा जो है माँ को जब पाता है, मौका देखकर माँ से चिपक जाता है और तुतलाता हुआ बोलता है, अम्मा हमने बना दिया।
इतनी रात हंसी की आवाज दूर तक जाती है। तो इस प्रकार से लेखक जो है आज के समाज में व्याप्त परंपरागत विचार को उजागर करने की चेष्टा की है कि किस प्रकार से लोग पत्नी तो कामकाजी चाहिए, लेकिन उन्हें साथ में घर में काम करने वाली बाई भी चाहिए, पैसा भी कमा कर वह लाए और साथ में घर परिवार बच्चों को भी वो संभाले। इस तरह की मानसिकता आज का समाज रखता है। औरत भी हाड़ मास की ही बनी है, उसको भी उतना ही दर्द होता है, उसको भी उतनी ही थकान लगती है जितना कि एक पुरुष को। पुरुष जब काम से घर पर लौटता है तो लोग उन्हें पानी, चाय आदि तरह तरह के सेवा सत्कार में लग जाते हैं। वहीं एक महिला जब काम से घर लौटती है तो उसे दुनिया भर के जिम्मेदारियों के साथ जूझना पड़ता है। वह तुरंत अपने कार्य में घर पर आकर बिना चाय पानी पिए लग जाती है। उसके बाद भी वह सबको खुश रख नहीं पाती है। तो इस प्रकार गजेंद्र रावत जी ने समाज में व्याप्त इस तरह की मनस्थिति को दूर करने की कोशिश की है कि आज हम जब महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी हैं तो उन्हें भी उसी प्रकार अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उन्हें भी उसी प्रकार से घर में व्यवहार मिलना चाहिए जिस प्रकार से एक पुरुष को। अर्थात जिस तरह से उर्मी के पति ने थोड़ी सी मदद कर दी तो उर्मी के जीवन में खुशियां आ गई, उसी प्रकार हमें भी समझना चाहिए कि हम घर के काम को भी मिलजुल कर कर लें तो घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इस तरह से आपका यह डिनर पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।